आफ्टरनून। आज का हमारा जो लेक्चर है ये बीए पार्ट थर्ड के लिए है, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए। आपने 2 सालों में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में हमने एलिजाबेथन एज पढ़ी थी, 17th सेंचुरी पढ़ी थी, रोमांटिसिज्म पढ़ा था। सेकेंड ईयर में आप आए तो विक्टोरियन एज, 20th सेंचुरी लिटरेचर और मॉडर्न एज पढ़ी। थर्ड ईयर में जैसा कि अपने ये टेक्स्ट बुक बताती है कि पोइटिक रिफ्लेक्शंस फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, इस समय हमको इंडियन पोइट्स और जो हमारे आसपास के विदेशों में, अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्रीज में, इसमें हमारे सिंगापुर के भी हैं, नाइजीरिया के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, इन सब के पोएट या पोइटेस लिए गए। फर्स्ट पोइटेस जो हमारी ली गई है वो है टोरू दत्त। टोरू दत्त इंडिया में कैलकाटा में बॉर्न हुई थी, उसका बर्थ कैलकाटा का है, लेकिन उसके ये जैसे हमने लिख रखा है टोरू दत्त 1856 में उसका बर्थ हुआ था और 1877 तक, बहुत थोड़े समय तक ही वह रही है। 21 ईयर्स की वो थी जब उनकी डेथ हो गई थी। बॉर्न इन कैलकाटा, गॉट एजुकेशन इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। उनकी जो एजुकेशन है वो तो फ्रांस और इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन शी रिटर्न टू इंडिया इन द अर्ली 1870s। इस समय वो भारत आ भी गई थी एंड टुक टू लर्निंग संस्कृत। फिर संस्कृत पढ़ने भी लगी और इतनी छोटी सी उम्र में भी उन्होंने इतना अपने लिटरेचर में भाग दे दिया है कि एक तो उन्होंने लिखा था शेफ क्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, 1876 में लिखी गई थी। और इसमें क्या है कि उन्होंने फ्रेंच की पोएम्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है इस बुक में। फिर उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, बस ये जो है द अनफिनिश्ड बियांका, ये पूरा नहीं हो पाया था। एंड द यंग, या तो ये टाइटल है इसका, या द यंग स्पेनिश मेडन। और इसी प्रकार से दूसरे उसने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी है, ली जनरल मैडमोइसेली आवर्स, ये उसमें लिखी गई। और बाद में जो है एंशिएंट बैलड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये जो 2 वर्क हैं ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश्ड हुए थे, यानी कि पोस्टमसली उसके ये वर्क्स पब्लिश्ड हुए थे। इनके फैमिली में इसके 3 भाई बहन थे। शी वॉज द यंगेस्ट वन। और ट्रेजेडी जैसे कि हमने जॉन कीट्स के साथ देखा है कि टीबी वॉज हेरिडेटरी इन देयर फैमिली, वही इनके साथ भी हुआ था। और इनमें जो इनका ब्रदर है अब्जू, उसकी डेथ हो गई थी 1865 में, और इसी प्रकार से अरु की 1874 में। इन दोनों की डेथ होने के बाद शी वॉज प्लंज्ड इन सॉरो, इतने दुख में डूब गई थी। और जैसा कि कहा जाता है कि ये पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, बहुत ज़्यादा भावनाओं का जब भर जाते हैं तो हमारे पोइटिक एक्सप्रेशन जो हैं वो उसके माध्यम से हम अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं। यही टोरू दत्त के साथ हुआ है। और उनकी जो एक पोयम है आवर कैजुरिना ट्री, कैजुरिना ट्री इन वेस्ट बंगाल में इसको झाउआ ट्री के नाम से बोला जाता है, एक एवरग्रीन ट्री होता है। और वो ये पोयम जो है पूरी की पूरी एक प्रकार से याददाश्त है, मेमोरी है उसकी। शी इज रिकॉलिंग मतलब याद कर रही है अपना पास्ट, जब उसके ब्रदर और सिस्टर भी नहीं रहे हैं, तो किस प्रकार से उसने अपने चाइल्डहुड में वो उन भाई बहनों के साथ उस पेड़ के नीचे वो खेलते थे, किस प्रकार से उन्होंने जीवन व्यतीत किया था, किस प्रकार से नेचुरल सराउंडिंग ने उसको इतना ज़्यादा आकर्षित किया था। यही सारी चीज़ें जब अपन किसी अपने घर के लिए या सुखद स्मृति के लिए उसको रिकॉल करते हैं और हम उसे वापस वही जीना चाहते हैं, तब हमारे इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। या तो शी फील्स होमसिक वो बोलते हैं, और या इट इज़ ए काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक रिकॉलिंग ऑफ हर चाइल्डहुड डेज। और ये केवल फर्स्ट स्टेंजा ही यहाँ पर आज हम पढ़ पाएंगे। तो इसमें वो इस कैजुरिना ट्री में फर्स्ट स्टेंजा में केवल उस कैजुरिना ट्री की नेचर बताई है। और वो भी ये जो हमारी टोरू दत्त थी, शी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिक पोएट्स ऑफ ब्रिटेन। इंग्लिश लिटरेचर के जो रोमांटिक पोएट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और इसी प्रकार से इसमें भी हमें जब हम देखते हैं कि उसके रोमांटिक पोएट्स की जो थी वो प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और पेड़ के बारे में, कैजुरिना ट्री के बारे में वो स्टार्ट कर रही है। बहुत सारी इसने सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन इस पोएम में यूज की हैं। और ये अब चूंकि हम थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं इसलिए हमको उन सबको पॉइंट आउट करना पड़ेगा जब हम क्रिटिकल कमेंट्स लिखते हैं या हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं।
तो अब यहाँ से शुरू करते हैं अपना। लाइक अ ह्यूज पाइथन बाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रगेड ट्रंक इंडेंटेड डीप विद स्कार्स up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embrace is bound no other tree could live. यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ है, और ये जो वर्ब है, ये जो लाइक अ ह्यूज पाइथन, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये लाइक आया है। तो हम जानते हैं कि लाइक या एज करके जब कोई कभी किसी चीज की कंपैरिजन करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये सिमिली है। तो यहाँ पे कभी सिमिली यूज करते हुए कैरिंग है, कोपोइटिस कैरिंग है, और इसका ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये क्रीपर। इस क्रीपर के लिए बता रही हूँ। तो ये लाइक ए ह्यूज पाइथन का होता है अजगर, और ह्यूज मीन्स वेरी बिग, वेरी वास्ट, एक बहुत ही सारा वाइड। ह्यूज पाइथन, एक पाइथन की तरह से। पाइथन अजगर क्या करता है, बाइंडिंग राउंड एंड राउंड। बाइंडिंग मीन्स ट्विस्टिंग, मूविंग, घूमता है, चारों तरफ लपेटा हुआ है, बाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रगेड, रगेड मीन्स रफ, जो रफ रूखा तना होता है पेड़ का, ट्रंक, ट्रंक इज द स्टेम, बड़ा सारा मोटा जो होता है, इंडेंटेड डीप, इंडेंटेड तो इंडेंट्स पड़ रहे हैं, उसमें निशान पड़ रहे हैं, विद स्कार्स, स्कार्स मीन्स मार्क्स, उस पर खूब, जैसे अपन नीम के पेड़ पे देख लेते हैं कितने बड़े बड़े निशान बने हुए होते हैं, उसी प्रकार से उसके उस पेड़ पे भी जिस पे इतने सारे स्कार्स थे, मार्क्स बने हुए थे, उस ट्री के ऑल अराउंड बाइंडिंग राउंड एंड राउंड, चारों तरफ घूमते हुए, अप टू इट्स वेरी समिट, समिट मीन्स पीक, सबसे ऊंची चोटी, जो इसकी सबसे ऊपर की चोटी थी है, वहां तक ये क्रीपर जो है ना राउंड एंड राउंड पाइथन की तरह से चली जा रही है। और ये पेड़ की समिट भी कहाँ तक पहुंची हुई है, नियर द स्टार्स, आकाश में। ये बच्ची के याद, डोरू खुद जो थी उस समय एक चाइल्ड थी, और वो जब उस बड़े सारे ट्री को देखती थी तो उसको ऐसा लगता था कि इसके जो ब्रांचेस हैं या जो इसके जो पीक हैं और टॉपमोस्ट ब्रांचेस जो हैं, दे वर वेरी क्लोज टू द स्टार्स, बिल्कुल नियर स्टार्स होती थी। और उसके भी चारों तरफ ये क्रीपर थी। क्रीपर मतलब होती है बेल। ये क्लाइंब कर रही थी, चढ़ रही थी, होती थी, और ये कह रही है कि क्योंकि ये पाइथन लाइक है, तो इतना बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई और ट्री होता, इन हुज एम्ब्रेसेस, एम्ब्रेसेस होता है लिंकन, जिसके की फोल्ड में उसके बाउंड, बंद करके, टाई होकर के, नो अदर ट्री कुड लिव। व्हाट शी वांट्स टू से दैट द ट्री वाज सो स्ट्रॉन्ग, ये ट्री इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने इस पाइथन लाइक क्रीपर के सारे इस बोझ को, जिसने चारों तरफ से उसको बाउंड कर लिया था, टाई कर लिया था, उसको भी वो इंड्योर कर गया, झेल गया, एंड इट वाज स्टिल अलाइव। ये फर्स्ट यहाँ तक हुआ है। तो इसका मतलब कैजुरिना ट्री का नेचर बताया कि कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना वाइड था, और उसके भी चारों तरफ एक क्रीपर ऊपर चढ़ रही थी। तो अब वापस ट्री के बारे में बता रही है, बट गैलेंटली, लेकिन गैलेंटली मीन्स ब्रेवली, हीरोइकली, ब्रेवली द जायंट। अब यहाँ पे तो हमने देखा था सिमिली थी, यहाँ पे द जायंट होता है राक्षस, डेविल, और यहाँ पे राक्षस कौन है, ये ट्री है। क्योंकि वो तो पाइथन लाइक इसके भी फोर्ड्स को इंडोर कर गया, इसलिए ये जो जायंट लाइक हमारा ट्री है उसका वियर्स, ये उस क्रीपर को कैसे लेता था, एज इफ इट वर सिंपली स्कार्फ। स्कार्फ जो उसे अपन से ढकते हैं, तो ये केवल ऐसा लगता था कि केवल एक हल्का क्लॉथ है जिसे कि उसने ओढ़ रखा है। एंड फ्लावर्स आर, और इस क्रीपर के खूब सारे फ्लावर्स भी होते थे, तो वो दे आर हंग, वो लटके रहते थे इन क्रिम्सन क्लस्टर्स। क्रिम्सन होता है डीप रेड कलर, और क्लस्टर्स बंचेस में, ग्रुप्स में खूब सारे फूल इसके डीप रेड कलर के लटके रहते थे। ऑल द बाउज, बाउज में द ब्रांचेस अमंग देयर ऑन, और तो इस प्रकार से ये ट्री जो था बोल्डली खड़ा रहता था, इसका बोझ सहन करता रहता था, और जिस पर की वेयर ऑन मतलब ऑन विच, किस पर, इस कैजुरिना ट्री पर, इस ट्री पर ऑल डे आर गैदर्ड, सारे के सारे, गैदर मीन्स कलेक्टेड, असेंबल्ड, इकट्ठे हुए रहते थे, बर्ड एंड बी, एलिटरेशन है, जहाँ एक ही साउंड से बार बार कोई चीज वर्ड रिपीट होते हैं तो उसको एलिटरेशन कहते हैं। बर्ड मतलब पक्षी, और बी मतलब मधुमक्खियां। एंड ऑफ्ट मतलब अक्सर, ऑफन एट नाइट्स, रात के समय,
द गार्डन ओवरफ्लोज, जिस मकान में वो लोग रह रहे थे उनका जो गार्डन था वो ओवरफ्लो होता था, मतलब इको होता था, गूंजता रहता था चारों तरफ से, विद वन स्वीट सॉन्ग, एक मधुर संगीत, दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, और ऐसा सॉन्ग विच सीम्स टू हैव नो एंड, मतलब कि थ्रू आउट द होल नाइट, पूरी रात भर द सेम सॉन्ग केप्ट ऑन टू बी सॉन्ग, ये गाया जाता था। कौन? ये बर्ड्स एंड बीज, ये रात भर इसमें गीत गाते रहते थे। संग डार्कलिंग, डार्कलिंग मीन्स इन द डार्कनेस, रात के अंधेरे में ये सब गाते रहते थे। फ्रॉम अवर ट्री, ये हमारे पेड़ से। वाइल मैन रिपोज, जो मैन मतलब ह्यूमन बींग्स, जो उस फैमिली में ह्यूमन बींग्स रह रहे थे वो तो रिपोज, रिपोज मीन्स रेस्ट, वो तो रेस्ट कर रहे होते थे। लेकिन एट द टाइम ऑफ नाइट the birds and bees used to sing song, and so she says that the garden seemed to overflow, overflow means echo, the sound बार बार गूंजती रहती थी पूरी पूरी रात, इसकी आवाजें वो पेड़ को याद कर रही है फर्स्ट स्टेंजा में। बाकी हम नेक्स्ट हमारे उसमें डे में देखेंगे लेक्चर।